तो स्वागत है आप सभी का एक बार मेरे चैनल मुन्ना सर्स लेक्चर में। तो आज मेरे साथ ऑन स्क्रीन देख रहे हैं आनंद स्वरूप मेरे साथ में बैठे हुए हैं और बगल में इनके पिताजी बैठे हुए हैं और इनकी माँ बैठी हुई है। तो आज मैं जो है यहाँ पर इसीलिए आया हूँ, एक परिजन के यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। तो इनके बच्चे जो है मेरे जो बगल में है, इनका नाम आनंद स्वरूप है। ये यूक्रेन में रहते थे और MBBS की तैयारी करने के लिए पिछले 1 महीने पहले ही ये यूक्रेन गए थे। लेकिन यूक्रेन की जो वर्तमान स्थिति है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किस तरह से रूस के द्वारा यूक्रेन पे अटैक किया जा रहा है। तो उन्हीं के वजह से जो है ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे यूक्रेन में, और भारत सरकार के द्वारा क्या मदद मिला नहीं मिला, ये वर्तमान समय में यूक्रेन से आके अपने परिजन के साथ में है। तो आज हम इनसे बात करने के लिए आए हैं कि यूक्रेन में किन किन परेशानी का सामना करना पड़ा, इनको क्या क्या दिक्कतें वहाँ पर हुई, खाने पीने का क्या प्रॉब्लम हो रहा था, या ये जिस एरिया में रह रहे थे वहाँ इनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। तो इन सब बातों के लिए आज हम आनंद स्वरूप के घर में आए हैं। उनके माता पिता भी मेरे साथ हैं। तो आनंद स्वरूप, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि यूक्रेन जो आप गए थे, इंडिया में भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन फिर भी आपने यूक्रेन जाने का निर्णय लिया, इसके पीछे का मुख्य वजह? मेन वजह है यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे से कोई प्राइवेट से करता है तो हाई पैकेज से, और वहाँ अफोर्डेबल प्राइस में ठीक चल जाता है। तो यूक्रेन जाने का मुख्य वजह क्या है आनंद स्वरूप का, ये इन्हीं की जुबानी आपने सुने। और हमको ये बताइए कि वर्तमान समय में जो युद्ध हो रही है उसके बारे में कई सारे र्यूमर्स उड़ाए जा रहे हैं कि रूस की गलती है, यूक्रेन की गलती है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें हो रही है। आप वर्तमान में यूक्रेन में थे और वहाँ से आए हैं, आपको मुख्य वजह क्या लगता है कि क्या ऐसा वजह था जिसके वजह से ये जंग छिड़ा है वर्तमान समय में? हम इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ये अब क्या इसके पीछे कारण है, ये तो अब कोई और जानेगा ना, मुझे। चलिए, तो कारण क्या है युद्ध का ये आनंद स्वरूप को भी नहीं पता है। यह एक स्टूडेंट है, वहाँ पर मेडिकल की तैयारी करने के लिए गए थे। दूसरी बात, आनंद हमें ये बताइए कि आप जब वहाँ थे तो युद्ध जब स्टार्ट हो गया, यानी कि अटैक पर अटैक होने लगा यूक्रेन पर, उस दौरान आप लोगों की क्या स्थिति थी? आप लोग कितने डरे हुए थे, कितने सहमे हुए थे, और सरकार के द्वारा, यूक्रेन की जो सरकार है उनके द्वारा क्या क्या आप लोगों को मतलब जो है राहत मुहैया कराया जा रहा था, या आप जिस जगह रह रहे थे वो कितना सेफ था आपके लिए, आपके जान के लिए? खाने पीने में क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहली बात हॉस्टल में रह रहा था वहाँ, ठीक है। तो हॉस्टल के जितने भी इंचार्ज लोग थे तो उन लोग की तरफ से फुल कोऑपरेशन, मतलब फूड वूड सब प्रोवाइड करवाते रहे थे वो लोग। तो रहने खाने में हॉस्टल वाले को ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। बस बमबारी जो हो रहा था उनसे भयभीत थे सब लोग, इन्हीं वजह से। और कोई मतलब आप जिस एरिया में रह रहे थे वो एरिया का नाम क्या? खाड़कीव। तो वहाँ का जो एरिया है, सुनने में आया कि राष्ट्रपति जो है वहाँ के जेलेंस्की, वो भी वहीं उसका आवास है क्या? नहीं, कीव में वो रहता है। वो कीव में रहते हैं। तो एक चीज़ बताइए, आप जो वहाँ से अपने घर पहुँचे हैं, इस वक्त अपने परिजन के साथ में है, तो भारत सरकार के द्वारा क्या क्या आपको मदद दिया गया? भारत सरकार आपको यूक्रेन से आपके घर तक आने में भारत सरकार की भूमिका का थोड़ा सा वर्णन कीजिए। यूक्रेन से पोलैंड बॉर्डर तक भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन पोलैंड बॉर्डर के बाद फिर हम लोग का फ़्लाइट टिकट वहाँ से दिल्ली के लिए भारत सरकार ने की, और दिल्ली से बिहार के लिए फ़्लाइट टिकट बिहार सरकार ने की, और उसके बाद का भी जर्नी पटना टू होम, ये भी बिहार सरकार द्वारा 4 व्हीलर द्वारा करवाया गया। यानी कि मोटा मोटी तौर पर ये देखा जाए कि जब आप यूक्रेन के बॉर्डर को क्रॉस कर गए तो वहाँ से भारत सरकार अपनी सेवा देनी शुरू कर दी, और वापस बिहार सरकार मिल के आपको घर तक पहुँचा दिया गया। तो यानी कि यूक्रेन से यहाँ तक आने में, और यूक्रेन में आप कितना दिन थे, यानी कि युद्ध कितना दिन तक चला था और आप उसमें कितना दिन थे वहाँ पर? 10 दिन चल रहा था युद्ध, जब से स्टार्ट हुआ 22 से। फिर आप कब आए हैं घर? 1 को वहाँ से चले और 4 तारीख को घर पहुँचे। यानी कि 4 तारीख को जो है आनंद स्वरूप अपने घर पहुंचे हैं। सामने मम्मी पापा भी उनके हैं। हमको एक चीज़ और बताइए, अगर भारत सरकार मदद नहीं करती तो क्या आप घर पहुंच पाते? पहुंच जाते। यानी कि भारत सरकार अगर नहीं भी मदद करती तो आप अपने निजी माध्यम से भी आप अपने घर पहुंच? हाँ, अपना पैसा से फ़्लाइट बुक करवाते हो, फिर पहुंच जाते। और जिस समय युद्ध चल रही थी उस समय आप डरे थे, सहमे थे, क्या मम्मी पापा से उस समय रेगुलर बात होती थी? हाँ, पेरेंट्स से बात होती थी? रोज़ बात करते थे पेरेंट्स से। तो मम्मी पापा भी इधर से डरे हुए, सहमे हुए होंगे कि बेटा इतना दूर है घर से। मम्मी पापा क्या समझाते थे उस दौरान जब आप मुश्किल स्थिति में थे?
सेफ रहो, घर से बाहर मत निकलो, चलिए, खाना पीना खाओ। तो अगर युद्ध की स्थिति ठीक हो जाए, यानी कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो क्या वापस दोबारा जाना चाहेंगे आप यूक्रेन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए? अगर सब कुछ सेफ रहा तो जाना चाहिए, एडमिशन में। और अगर सब कुछ सेफ नहीं रहा तो वापस आप फिर इंडिया में रहेंगे? जी जी, इंडिया में कुछ जुगाड़ करेंगे। तो आप जो वहाँ से आए, आपके साथ और इंडिया के कितने लोग वहाँ पर फंसे हुए थे आपके बहुत साथ? बच्चे, मेरे साथ तो कुल मिला के 5 बच्चे आए थे, हम लोग सब एक साथ यहाँ। वो सब बिहार के थे या मतलब? बिहार के थे। वो सब बिहार के थे। और भी बहुत सारे बच्चे थे अलग अलग, वेस्ट बंगाल के, ये सब तमिलनाडु सबसे सब। अच्छा, एक बात हमको और बताइए कि वहाँ यूक्रेन की जो वर्तमान स्थिति है, तो वहाँ की सरकार जो है जनता के लिए क्या क्या पहल कर रही है? जनता के लिए वहाँ की सरकार कुछ पहल नहीं कर रही है। यानी कि जनता अपनी सुरक्षा खुद से कर रहे हैं? खुद से कर रहे हैं, वो खुद से खाना का व्यवस्था कर रहे हैं, खुद से होम शेल्टर कर रहे हैं, सब खुद से कर रहे हैं। सरकार कुछ नहीं, सरकार को वार देखना है अभी। अच्छा, कल या परसों आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने बंकर्स का जिक्र किया था, वो क्या होता है उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। वो सारे घर के नीचे ऐसे सेफ हाउस बोला जाए, गोदाम बोला जाए यहाँ के लैंग्वेज में, तो वो है वहाँ के बंकर्स। ज़्यादा मतलब जिसने हॉस्टल है सबके नीचे बंकर्स टाइप का बना रहता है, गोदाम टाइप का, लंबा चौड़ा रहता है। ज़्यादा दिक्कत नहीं, वेंटिलेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है बंकर्स में। और हॉस्टल में जो है उनको तो बंकर्स के लिए खाना हमारा इजीली, जस्ट ऊपर हॉस्टल है, वहाँ से सीढ़ी से जाओ हॉस्टल, खाना ले लो, खाना खा लो, फिर आ जाओ बंकर्स। अगर कुछ बाहर चल रहा हो तो बंकर्स में आके। तो आप जो है हॉस्टल में रहते थे या फ्लैट लेके? हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में रहते, यानी कि खाना पीना आपको खुद से नहीं बनाना पड़ता था? नहीं बनाना पड़ता था, व्यवस्था था, अगर भूख लग जाती थी तो खुद से बना के खा लेते थे। चलिए, तो बहुत अच्छा, आप सभी लोग देख लिए कि आनंद स्वरूप को क्या क्या परेशानी हुई यूक्रेन में, और वापस घर पहुंचने में भारत सरकार ने इसकी मदद की, बिहार सरकार ने मदद करी, और अभी वर्तमान समय में ये सुरक्षित अपने घरों में अपने मम्मी पापा के साथ हैं। तो इनकी पापा से हम बात करते हैं। अंकल जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपका बेटा सुरक्षित विदेश से घर आ गया है, आपको कैसा लग रहा है? क्या वापस फिर से आप अपने बेटा को भेजना चाहेंगे? हमको तो बहुत अच्छा फील महसूस हो रहा है, बेटा घर आ गया है, और अब तो हम दोबारा भेजना नहीं चाहेंगे। दोबारा नहीं भेजेंगे। जिस समय युद्ध चल रही थी, आप हमेशा न्यूज़ पर देखते होंगे, आपके मन में तो डर हमेशा लगता होगा, कोई भी आप काम करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, दिमाग में तो एक ही बात होगा कि बेटा घर से बाहर है, क्या होगा नहीं होगा। कोई काम, जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ तो कोई काम किए ही नहीं, सीधा बैठ करके हमेशा एकदम वही युद्ध न्यूज़ देखते थे, और वही हमेशा जो है भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि किसी तरह जो है हमारा बेटा और साथ साथ जितने भी भारत के बच्चे हैं सारे सुरक्षित आ जाए यहाँ। यही चिंतन में करते रहता था, अभी भी मैं कर रहा हूँ। मेरा बेटा आ गया है, लेकिन जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनके लिए अभी भी मेरा जो है दिल रो रहा है। काश उनके उस गार्जियन के ऊपर भी यही बीतता होगा जो मेरे साथ बीता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, अंकल का बिल्कुल कहना सही है कि एक बच्चे की चिंता माँ बाप से बढ़कर किसी को नहीं हो सकती है। एक बात और बताइए, न्यूज़ में ऐसा बोला जा रहा था कि अगर इंडिया के लोग हैं तो इंडिया का फ्लैग लेके अगर वो आएंगे तो उसको ना ही रूसी सैनिक ना ही यूक्रेन के सैनिक कोई कुछ नहीं कहेंगे। ये सच है या फिर हवाई में बात की गई है? ये मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन ये सच है। अगर कोई इंडियन आदमी है, अगर वो इंडिया का फ्लैग लेके, तिरंगा लेके वहाँ से निकल रहे हैं तो उसको कोई भी परेशानी नहीं उठाना पड़ा। और जब आप लोग जब यूक्रेन से निकले थे तो बॉर्डर क्रॉस करते वक्त आपने सवारी क्या क्या किया था? यानी कि ऑटो किया था, प्लेन से, या फिर ट्रेन से? किससे? ट्रेन से। यूक्रेन से निकलने के लिए ट्रेन से मैंने लिविव गई, और फिर वहाँ से टैक्सी करके पोलैंड बॉर्डर। हाँ, हॉस्टल से स्टेशन पैदल। जी, पैदल चले थे वहाँ पर? जी। अच्छा, वहाँ की ट्रेन सेवाएं बंद है या चालू है? ट्रेन सेवाएं चल रही हो, फ्री ऑफ कॉस्ट थी ट्रेन। ओ, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब युद्ध के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी? ओ, अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप इंडिया में भी रहे हैं, अपनी 12वीं वगैरह इंडिया से किए होंगे, और वहाँ पे गए तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या क्या डिफरेंस लगता है? यहाँ का माहौल बोला जाए तो अलग है, वहाँ का माहौल अलग है एकदम। किसी से कोई मतलब नहीं, जो बच्चा पढ़ने जा रहा है बस पढ़ाई करता है। अच्छा, वहाँ का जो माहौल है, उस माहौल को आप कह सकते हैं कि वो 100% सकारात्मक माहौल है? जी, बिल्कुल कह सकते हैं। जी। आंटी जी, आप थोड़ा सा और आगे आ जाइए। आंटी जी, थोड़ा सा आप बताइए कि आपका बेटा सुरक्षित घर आ चुका है, आप जो है कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको तो सबसे ज़्यादा, अंकल से ज़्यादा चिंता आपकी होती होगी, क्योंकि हम लोग भी जब घर से बाहर जाते हैं तो पापा दिन में अगर एक बार फ़ोन करते हैं तो मम्मी 4-5 बार फ़ोन कर देते हैं कि कहाँ पहुँचा, खाया नहीं खाया। और आपका बेटा युद्ध में फंसा हुआ था, तो जब वापस घर आए हैं तो कैसा महसूस करें? सबसे पहले तो ये बताइए।
महसूस तो अच्छे लग रहा है, अभी घर आया तो अच्छा लगबे खुश है करेगा। कि नहीं है? खुश तो है, लेकिन और बच्चा जो फंसे हुए हैं उसके लिए थोड़े खुश है। सही बात है। आंटी जी का कहना है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, उनको लेकर अभी भी इनके मन में दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी है कि इनके बच्चे घर आ गए हैं वापस। और जब युद्ध चल रहा था, बमबारी हो रही थी, अटैक वगैरह हो रहा था, उस समय आपको डर कितना लग रहा था? बहुत ये लग रहा था कि बेटा सुरक्षित है, सुरक्षित वापस घर आ जाएगा? बहुत डर लग रहा था, सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे जा जाएगा घर। लेकिन बहुत बमबारी चल रहा था ना वहाँ, तो इसलिए डर लगता था बहुत, जो कैसे आएगा घर, नहीं आएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा वहाँ से। तो हमको तो लगता है कि जब तक आपका बेटा घर नहीं आ गया होगा तब तक तो रात में नींद भी अच्छे से नहीं आती होगी, क्या ये सही बात है? सही बात है, रात में नींद भी, खाना भी नहीं कोई खा पाते थे। चलिए बहुत अच्छा। तो अंकल एक बात और बताइए हमको, हम इंटरव्यू की समाप्ति कर रहे हैं, कि जो वहाँ पर फंसे हुए बच्चे हैं और ये जो हमारे व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप यूक्रेन के बारे में, कि आपका बेटा वहाँ से आया है, यूक्रेन की सारी हालात, स्थिति, परिस्थिति आपको बताए होंगे कि पापा वहाँ ये है वो है, तो आप ऐसे कोई भी पेरेंट्स जो अपने बच्चे को यूक्रेन भेजना चाहते हैं उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे गार्जियन को? अभी तो फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो हालात ठीक नहीं है, और इसको जिस तरह से वहाँ यूक्रेन को जो धराशायी की गई है, तो वहाँ अभी लगता नहीं हमको कुछ दिनों तक, यानी बहुत दिनों तक लगता है कि वो सही जगह पर नहीं आएगा। और मैं संदेश देना चाहूँगा कि वहाँ भेजना अभी अच्छा नहीं होगा, उचित नहीं है। और इस युद्ध को लेकर के लगता है यूक्रेन कम से कम 5-10 साल तो पीछे चल गया होगा, वापस जगह पर आने में उसको 10 साल और लगेगा। तो आप सभी लोगों ने देखा कि आज आनंद स्वरूप के घर हम आए हुए थे, इनके मम्मी पापा मेरे साथ में है, आनंद खुद मेरे साथ में है। वहाँ की स्थिति परिस्थिति जो भी थी हम इनके जुबान से सुने, और आज का इंटरव्यू हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपके हाँ 1 मिनट कुछ अंकल जी कहना चाहते हैं? हाँ, ये अब चिंता सता रही है कि इन लोगों के पढ़ाई का क्या होगा। सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ, और हम भारत सरकार से भी आग्रह करते हैं कि मेरे बच्चे के साथ साथ बहुत सारे बच्चे जिनका करियर दांव पर लगा हुआ है, इस करियर के बारे में सोचा जाए। आग्रह करता है इन लोगों को कहीं ना कहीं यहीं जो है मेडिकल फील्ड में एडजस्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से 100% मैं भी सहमत हूँ कि अंकल जी का कहना है, आनंद स्वरूप के जो पापा हैं इनका कहना है कि मेरे बच्चे जो वहाँ MBBS की तैयारी कर रहे थे और पढ़ाई बीच में बाधित हो गई युद्ध के कारण, और मेरे बच्चे घर आ गए, तो अब इनके करियर का क्या होगा? ये अपनी MBBS की परीक्षा कहाँ से पास करेंगे, अपना कोर्स कहाँ से पूरा करेंगे? तो भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिल करके उन सभी बच्चों को जो MBBS की तैयारी करने के लिए और भी कई सारी चीज़ों की तैयारी करने के लिए यूक्रेन गए थे और दोबारा वो नहीं जा सकते, उनके पेरेंट्स भी उसको भेजना नहीं चाहते हैं, खुद बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। तो भारत सरकार बिहार सरकार दोनों मिलकर इस पर कुछ करे ताकि बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके, और बच्चे का करियर जो वो सोचते थे, जो वो बनना चाहते थे, वो बने और अपने इंडिया में रहकर ही बने। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज हम आनंद स्वरूप को धन्यवाद देते हैं, अंकल जी को धन्यवाद देते हैं, आंटी जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और मुझे चर्चा में शामिल किया। तो धन्यवाद।